अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 2 का थर्ड लेक्चर है। हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हमने अपना सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया था और आज हमारा सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देख लिया होगा, समझ लिया होगा, उनका होमवर्क और क्लास वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड लेक्चर के ऊपर। थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा। तो चैप्टर 2 जो है, जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक सेल से, कि हम ये बात जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द क्लस्टर ऑफ सेल ऑर्गेनेल। सेल तो एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। इस सेल की जो है वो डिस्कवरी हुई थी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को गैलीलियो साहब ने जो है वो इन्वेंट किया था। माइक्रोस्कोप क्या होता है, हमें पता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं, उसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, जस्ट लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास, लाइट माइक्रोस्कोप एंड मोस्ट रिसेंट जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसके अलावा फिर जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गया था तो फिर रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। देन उसके बाद जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर ऑर्चिड बॉडी न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, जिसे कहा जाता है कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का मेन पार्ट है और कंट्रोलर ऑफ द सेल है, यानी सेल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हमने बात करी थी सेल थ्योरी की। हमने क्या था कि शेल्डन शवान और रुडोल्फ विर्चो ने एक सेल थ्योरी पेश करी, जिसमें उन्होंने 3 से 4 पॉइंट्स बताए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड देन द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आर डिवाइडेड टू फॉर्म न्यू सेल्स। तो जो नए सेल्स हैं वो जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं, यानी एक सेल टूट के 2 सेल्स बन जाएगा। इस तरह ये डिवीजन चलती रहती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और इस तरह सेल डिवाइड होते रहते हैं। फिर हमने बात की थी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक तो वो है जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, जिन्हें सिंगल सेल कहा जाता है या कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर ऐसे सेल्स ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, मल्टी सेल्स हैं, तो उन्हें कहा जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देन फिर हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्कोप को, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप को, माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था। ये सारी बातें करने के बाद आज हम पहुँचे अपने लेक्चर नंबर 3 पर, चैप्टर 2 के, और आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आज हम बात करेंगे सेल की। हमने डिफाइन कर दिया था कि सेल क्या है। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सही, हमारी जो बॉडी है उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर की बात नहीं बल्कि जो फंक्शन की बात की जाए, परफॉर्मेंस की बात की जाए, उसमें भी सेल की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। सही, और जो लाइफ है वो स्टार्ट एक सेल से होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो एक सेल से स्टार्ट होता है, उसकी लाइफ शुरू होती है। तो आज हम बात करेंगे कि उस सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी हम कह रहे थे कि वो ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। सही, लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि जो सेल हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सही, और मोस्टली डिफरेंट ऑर्गन के सेल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अभी हम ऑर्गन पे तो नहीं जा रहे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो आपके पास एनिमल्स भी हैं, आपके पास प्लांट्स भी हैं, आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के सेल्स भी डिफरेंट होते हैं, शेप के लिहाज से भी और ऑर्गेनल्स के हिसाब से भी। तो अभी मैं सबकी जो है बात नहीं कर रहा, अभी जो है वो नॉर्मली हम जो 2 मेन ग्रुप हैं हमारे, उनकी बात कर लेते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स की। अभी हम जो कंपैरिजन रखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल में वो एनिमल्स और प्लांट्स का रखेंगे। बाकी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है जैसे अल्गी एंड फंजाई या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उनके सेल्स भी इन्हीं से मिलते जुलते होते हैं, सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है। तो अभी हम यहाँ पे जो डिवीजन रखेंगे, जो कंपैरिजन रखेंगे आपके सामने, वो जो होगा वो एनिमल्स और प्लांट्स के मुताबिक होगा। सही है, मैं यहाँ सारे ऑर्गेनल्स बताऊंगा, लेकिन मैं साथ ये बता दूंगा कि ये वाला जो ऑर्गेनल है ये प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। हम दोनों को साथ ही डिस्कस करेंगे, लेकिन जहाँ नीड होगी वहाँ ये मेंशन कर देंगे कि ये वाला जो सेल ऑर्गेनल है, ये वाला जो सेल का पार्ट है, वो कौन से सेल में होता है, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में। स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है वो, एक सेल जो है वो कंसिस्ट करता है मेनली 3 पार्ट्स के ऊपर। सही, कंसिस्ट ऑन 3 पार्ट्स। जो मेन पार्ट्स हैं, चलिए 4 कर लेते हैं।
4 पार्ट्स, क्योंकि प्लांट सेल की भी बात कर रहे हैं साथ साथ। तो पहला तो होता है यहाँ पे सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। यही मेजर डिफरेंस होता है एनिमल और सेल प्लांट सेल में, कि सेल वॉल की प्रेजेंस। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में जो है वो नहीं पाई जाती। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, जस्ट प्लांट सेल, नॉट एनिमल सेल। सही है। तो सेल वॉल जो है वो सबसे आउटर लेयर है, सबसे बाहर की लेयर होती है सेल्स की, जिसे सेल वॉल कहा जाता है। सही। लेकिन ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद है, एनिमल सेल में नहीं होती। एनिमल सेल की फर्स्ट लेयर और प्लांट सेल की सेकंड लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल जो स्टार्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन से होता है, लेकिन ये प्लांट सेल की दूसरी लेयर होती है इनसाइड द सेल वॉल। सही। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों इसे कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल की फर्स्ट लेयर है, लेकिन प्लांट सेल की क्या है, ये सेकंड लेयर होती है। प्लांट सेल में फर्स्ट लेयर सेल वॉल है। देन इनके बाद आता है, हमने अभी बात कही कि द कंट्रोलर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर जो है एक राउंड बॉडी है, या आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल है, कि ये वो जगह है, वो मरकज है एक सेल के अंदर जहाँ सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है। तो न्यूक्लियस जो है वो एक मेन जो है पार्ट है एक सेल का। उसके बाद हमारे पास आता है द लास्ट वन, फोर्थ, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेल का फ्लूइड पार्ट है, एक लिक्विड है, जेली टाइप लिक्विड होता है, जो सेल में जो है वो मोस्टली ट्रांसपोर्ट का काम यहाँ पे हो रहा होता है। जो और जो ऑर्गेनल्स की हम बात कर रहे थे बहुत सारे, वो भी कहलाते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। सही। यहाँ पे जो इन साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होंगे, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, यानी वो तमाम चीज़ें जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं उन्हें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहा जाएगा। जो सेल के अंदर है वो थी सेल ऑर्गेनल्स, वो मेन है ये 4। लेकिन जो साइटोप्लाज्म के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, पार्ट्स मौजूद हैं सेल के, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। तो किसी भी सेल को, आया हुआ एनिमल हो या प्लांट सेल हो, उसके ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में भी होती है। सही। देन न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म। सही। अगर एक सेल मैं ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पर, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर में बना रहा हूँ, ये जो सबसे मैंने बाहर वाली लेयर बनाई है, ये हो जाएगी सेल वॉल। ये हो जाएगी सेल वॉल। सिमिलरली इसके अंदर जो लेयर होगी, एक और लेयर, सेकंड लेयर जो होगी, वो हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक राउंड बॉडी, कह सकते हैं ऑर्चिड बॉडी, जो रॉबर्ट बॉर्न ने डिस्कवर करी थी, वो आपके पास कहलाएगी न्यूक्लियस, कंट्रोलर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो चीज़, ये जो चीज़ है, ये एक ग्रेनुलर फ्लूइड होता है, दानेदार ये फ्लूइड है, लिक्विड है यहाँ पर, जेली टाइप, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। सही। और यहाँ जो पार्ट्स होंगे उनको कहेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है किसी भी सेल का। ये एक प्लांट सेल है जो कि स्टार्ट हो रहा है सेल वॉल से, देन सेल मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अगर एनिमल सेल होता तो ये वाली लेयर मौजूद नहीं होती, फिर ये वाली लेयर नहीं होती सेल वॉल की, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन ही जो है वो फर्स्ट लेयर होती एनिमल सेल की, और होती भी है। सही। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे और उन पार्ट्स की जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। सही है। यहाँ पे एक और चीज़ बात है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक नेटवर्क होता है थ्रेड्स का, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर हेरिडेटरी मटेरियल। ये वो मटेरियल है जो ट्रांसमिशन करता है कैरेक्टर्स की फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसकी बात हम बाद में करेंगे, डिटेल में बाद में करेंगे। जस्ट ये न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो थ्रेड लाइक एक क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, एक जाल होता है धागे का बना हुआ, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। इसका काम ये है कि इट इज हेरिडेटरी मटेरियल, ये ट्रांसफर करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सही। ये हमने बात कर ली यहाँ पर कुछ मेन पार्ट्स की। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स की। इसकी बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म एक बहुत ही मेजर पार्ट है सेल का।
और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तो वो कौन कर रहे होते हैं? वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कर रहे होते हैं। सही। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स से हमारे पास पहला है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये दोनों सेल्स में पाया जाएगा। मैं अभी जस्ट नाम मेंशन कर रहा हूँ, बाकी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो देख लेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसे कॉमनली ER भी कहा जाता है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सही। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। ER इसे कॉमनली कहा जाता है। इसके बाद आता है आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। सही। इसके बाद आता है नंबर 3 पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो सेल में के अंदर एनर्जी बनाने का प्रोसेस है, या एनर्जी जो बॉडी में बनती है और एक सेल के अंदर, तो इस वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटो की तीनों पार्ट्स एनिमल सेल, प्लांट सेल, हर सेल के अंदर होते हैं। यहाँ पे अभी कोई कंपैरिजन नहीं है, तीनों पार्ट दोनों सेल के अंदर पाए जाएंगे। देन उसके बाद आपके पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं वो भी दोनों सेल्स के अंदर होते हैं और दे आर कॉमनली कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। सेल्स के अंदर जो प्रोटीन प्रोड्यूस करने का काम है, प्रोटीन को बनाना का काम है, वो राइबोसोम्स करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। इसके बाद है हमारे पास वैक्यूल। वैक्यूल आर ब्लैंक सेक लाइक स्ट्रक्चर, जो खाली थैले होते हैं जिनके अंदर या तो सेल जो है वो अपना फूड मटेरियल स्टोर करता है, या फिर सेल जो है वो अपना वेस्ट मटेरियल स्टोर करता है। अगर हम बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, तो उनकी बॉडी में 2 वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल में अपना फूड स्टोर करते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में अपना वेस्ट मटेरियल स्टोर करते हैं, लेकिन वो सिंगल सेल्ड है। अगर वो मल्टी सेल है तो बॉडी में पूरा सिस्टम मौजूद होता है। तो सेल्स के अंदर वैक्यूल का काम ये है कि वहाँ कोई खास स्पेशल केमिकल स्टोर किया जाता है। सही। ये ही पार्ट्स जो हैं वो आपके पास दोनों सेल्स में, लेकिन जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल में एक होता है और साइज में बड़ा होता है बहुत, लेकिन एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल होते हैं। तो ये फर्क है कि वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में एक ही होता है, लार्जर साइज का होता है, जबकि एनिमल सेल में जो है वो बहुत सारे वैक्यूल होते हैं लेकिन साइज में छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। ये सारे पार्ट्स जो हैं वो दोनों सेल्स के अंदर होते हैं। देन उसके बाद आपके पास प्लास्टिड्स। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होते। सही। जस्ट फाउंड इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में प्लांट नहीं होती। तो डिफरेंट टाइप की कलर्स हमें प्लांट में दिखते हैं, ग्रीन कलर और डिफरेंट फ्रूट्स के कलर, डिफरेंट फ्लावर्स के कलर, उसका जिम्मेदार प्लास्टिड्स ही होते हैं। सही है। तो ये कलर वाला काम जो है प्लांट्स एंड प्लास्टिड्स कर रहे हैं, तो ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, ये दे आर जस्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। सही है। प्लास्टिड्स के बाद है हमारे पास तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये कुछ कॉमन पार्ट्स हैं जिन्हें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहा जाता है और ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। सही। यहाँ पे हमने दोनों को डिस्कस किया कि कौन से प्लांट के और कौन से एनिमल सेल के हैं, लेकिन इनमें से जो है वो प्लास्टिड्स है जस्ट ऐसा जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, बाकी सारे वो दोनों सेल्स में मौजूद होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, ये दोनों ही सेल्स में मौजूद होते हैं। सिंपल। तो ये आपके पास डिवीजन ऑफ सेल है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल है कि एक सेल को द सेल्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स। तो एक सेल जो है वो मुश्तमिल है इन तमाम पार्ट्स के ऊपर। इनको मैंने मेन पार्ट्स कह दिया जो वादी तौर पर नजर आते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो पार्ट्स मौजूद हैं जिन्हें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से। यहाँ हमने दोनों सेल डिस्कस कर लिए। अब बारी आपके पास टाइप ऑफ सेल पे जाने की। सही है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की प्रेजेंस के हिसाब से सेल को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स के अंदर। सही है। क्योंकि हमने बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो मेन पार्ट है एक सेल का, न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलर है सेल की तमाम एक्टिविटीज़ का। तो न्यूक्लियस के ही बिहाफ पर सेल को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सही है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अभी टाइप की बात करेंगे। तो एक कौन सी है? प्रोकैरियोटिक। यहाँ ये जो लफ्ज है कैरियोटिक, ये कैरियन से आया है, जिसका मतलब ही क्या होता है? न्यूक्लियस।
और एक होती है यूकैरियोटिक। सही। अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस द सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आसान सी बात यह है कि अगर किसी सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है या किसी सेल के अंदर न्यूक्लियर बाउंड्री मौजूद नहीं है, न्यूक्लियर वॉल, यानी मैंने राउंड बनाया है इस सर्कल, अगर किसी सेल के अंदर ये मौजूद नहीं है, साइटोप्लाज्म के बाद डायरेक्टली आ जाता है क्रोमोसोम, या ड्रॉ कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड देन क्रोमोसोम। तो यहाँ न्यूक्लियस नहीं आया। सही है। अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, न्यूक्लियर वॉल मौजूद नहीं है, प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो है वो क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक। सही। लेकिन अगर किसी सेल के अंदर जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, उसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम है, एक डिफरेंशिएट है आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको हम कहेंगे यूकैरियोटिक। सही है। अगर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो द सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, और अगर है तो यूकैरियोटिक। तो न्यूक्लियस के हिसाब से सेल को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सही। तो अभी हम जो है एक डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों टाइप के सेल में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। हमने अभी ये डिस्कस कर लिया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है तो प्रोकैरियोटिक कहा जाएगा उस सेल को, और अगर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो प्रोकैरियोटिक कहा जाएगा। प्रोकैरियोटिक इनिशियल यानी कि एक सेल जो कंप्लीट डेवलप अभी नहीं हुआ है, और यूकैरियोटिक यानी ऐसा सेल जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रॉपर चीज़ें सारी मौजूद हैं। तो डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा यहाँ पर कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो, प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस जैसा होना चाहिए सेल के अंदर वैसा मौजूद होता है। पहला डिफरेंस तो यही है कि वहाँ ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है और वहाँ ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। सेकंड डिफरेंस क्या हो जाता है, जब न्यूक्लियस नहीं है तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो साइटोप्लाज्म में नजर आएंगे वो। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस बाउंड्री, इनसाइड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस की जो एक दीवार है उसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर नहीं है न्यूक्लियस प्रॉपर तो वो साइटोप्लाज्म में ही पाए जाएंगे। दूसरा डिफरेंस तो ये हो गया। तीसरा डिफरेंस ये होता है यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो मैंने अभी बताया, इतनी सारी लिस्ट बताई, ER, गोल्गी बॉडीज और ये सब, ये प्रेजेंट नहीं होते। सही है। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो भी बताए सारे, वो क्या होंगे, यहाँ पर एब्सेंट होंगे, जबकि यहाँ क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। तो जो प्रॉपर एक सेल है जो हम स्टडी करेंगे अभी, वो सारे पार्ट्स जो बताए थे अभी, वो सारे यूकैरियोटिक में होंगे, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते। सही। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होगा उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के सेल्स प्रोकैरियोटिक होंगे वो प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे, और जिनकी बॉडी के सेल यूकैरियोटिक होंगे वो यूकैरियोट्स कहलाएंगे। सही। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं और साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं फॉर एग्जाम्पल। और अगर यूकैरियोट की बात की जाए तो जो प्लांट्स हैं सारे वो यूकैरियोट होते हैं। अभी हमने प्लांट सेल स्टडी किया था, सेल वॉल देखी थी, उसके अंदर सारे टाइप, सारे पार्ट्स मौजूद थे। एनिमल सेल जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं, और अल्जी और फंजाई के सेल्स भी जो हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो नॉर्मली बैक्टीरिया की टाइप्स होती हैं कुछ ऐसी जो प्रोकैरियोटिक हैं, या कुछ अल्जी फंजाई ऐसे हैं। अदरवाइज जो वेल डेवलप ऑर्गेनाइज्म है वो नॉर्मली जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं। जो यूनिसेल्युलर हैं, स्मॉल साइज के हैं, वो जो है आपके पास प्रोकैरियोटिक होते हैं। सही। तो कुछ डिफरेंस थे हमारे पास दोनों सेल्स के अंदर। मेजर डिफरेंस यही था कि अगर न्यूक्लियर बाउंड्री मौजूद नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो है वो मौजूद है आपके पास क्रोमोसोम, तो उसको फिर कहा जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल।
एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोकैरियोट। लेकिन अगर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर अगर क्रोमोसोम मौजूद है तो फिर हम कहेंगे उसको यूकैरियोटिक सेल एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। तो ये कुछ डिफरेंशिएट था दोनों टाइप ऑफ सेल के अंदर। मेजरली यहाँ पे बात करें तो न्यूक्लियस की ही बात की जा रही है दोनों के अंदर, सही। तो यहाँ आज हम लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को, या इन आपके पास सेल के पार्ट्स को वन बाय वन, इनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शन को स्टडी किया जाएगा। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यहीं पे माइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज तक समझ में आया होगा। और कोई जो है बात रह गई हो तो आप वो डिस्कस कर लीजिएगा। देन अभी आपने करना ये है कि आपने इस पूरे लेक्चर को बुक के अंदर स्टडी करना है, कहीं नहीं जाना, और अपना क्लास का होमवर्क कंप्लीट करना है। आपसे मिलेंगे आपके अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।